दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल भी आ चुका है और साथ ही साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे की अभद्र भाषा से जो योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया गया है उसके बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। और हम बात करेंगे कि महायुति के लिए जो अजीत पवार एक लायबिलिटी बन के हैं कि एसेट बन के हैं, उसी तरह से महाविकास आघाड़ी के खेमे में क्या उद्धव ठाकरे लायबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। शुरू करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हुआ यह है कि महाराष्ट्र के जो ओपिनियन पोल आए हैं इसमें महायुति को क्लियर एज दिखा रही है ये ओपिनियन पोल। इनमें ये ओपिनियन पोल दिखा रही है कि 145 सीट से लेके 165 सीट्स महायुति को आने के आसार दिख रहे हैं। जबकि उन्होंने वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 47% का वोट शेयर दिया है इस बार महायुति के फेवर में। लोकसभा में यही वोटिंग परसेंटेज महायुति को मिला था दोस्तों 42%। जबकि अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी को कितने सीट्स दिए हैं तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी के फेवर में 106 से 126 सीट्स दिए हैं और वोटिंग परसेंटेज उनको जो दिया है दोस्तों वो 41% का है। जबकि इनको लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त में मिला था 45%, बीजेपी से 3% ज्यादा थे, बीजेपी को 42% मिला था। तो ये ओपिनियन पोल अभी दिखा रहा। तो ये ओपिनियन पोल को ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि रियलिटी हमेशा इनकी कुछ और होती है। अब देखने जाए हरियाणा चुनाव के वक्त भी 2024 के लोकसभा चुनाव ये पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। एग्जिट पोल के वक्त देखिएगा आप यही 50-50% का टक्कर दिखाएगी। क्यों? ताकि अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो बोलेगी देखिए हम अपने अनुमान के पास में थे। अब दोस्तों बीजेपी जो ग्राउंड पे काम कर रही है, आरएसएस जो काम कर रही है ना दोस्तों ग्राउंड पे, जो महायुति की टीम है, मुझे लगता है कि इस बार कम से कम सीट्स उनको 170 के पास में ये पहुंचा देगी दोस्तों। महाविकास आघाड़ी वहीं पे 125 से ज्यादा सीट इनको मुझे मिलना मुश्किल लग रहा है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके काफी फैक्टर्स हैं दोस्तों जिसकी हम दूसरे मुद्दे पे अभी बात करेंगे तो उस पर कवर कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया योगी आदित्यनाथ जी के वेशभूषा पे, पहरावे पे, एक आतंकवादी जैसा उनको बताया गया है दोस्तों उनके भाषण में देखने जाए तो। उन्होंने कहा कि साधु संत के कपड़े गेरुआ भगवा कपड़े पहनते हैं तो चुनाव क्यों कर रहे हो भाई। ये पुश्तैनी आपकी थोड़ी प्रोफेशन है कि चुनाव वही लड़ सकता है जो आपके जैसे ड्रेसअप करके आया या गांधी सरनेम लेके आया। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है और यह संविधान एक फल वाले को, एक सफाई करने वाले को भी उतना ही अधिकार देता है जितना एक बिजनेसमैन को देता है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है इस देश में, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये भाई साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कितने टाइम तक रहेंगे पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद अगर ये चुनाव हारने के बाद ये और झारखंड हारने के बाद में कांग्रेस चेंज ना कर दे इनको कहीं, क्योंकि ऑलरेडी बीच में बात उड़ी थी कि इनको चेंज करने की भी बातें चल रही है। तो इन्होंने खाली योगी आदित्यनाथ जी पे हमला नहीं किया दोस्तों, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। क्यों? हिंदू एक हो रहे हैं इसलिए। योगी आदित्यनाथ जी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बात करते हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए इनको फ्रस्ट्रेशन है। ये योगी आदित्यनाथ जी पे ही नहीं खाली, ये पूरे साधु संत समाजों पे हमला है दोस्तों, और हर एक हिंदू सनातनी पे ये एक कटाक्ष किया गया है, भद्दा मजाक किया गया है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। हिंदू अब बहकावा में इनके नहीं आते, इनके फेक नैरेटिव में नहीं आते। जो 2024 लोकसभा में फेक नैरेटिव चलाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये फेक नैरेटिव अब नहीं चलने वाला। वो जो राहुल गांधी 10 रुपए की वो लाल किताब दिखा दिखा के बेवकूफ बनाया है पब्लिक को, पब्लिक में उसका भी गुस्सा अलग है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले सोशल मीडिया में वो जो डायरी राहुल गांधी दिखाते हैं उसकी सच्चाई भी सबने पोस्ट कर दी है। किताब खोल के देखी तो सारे पन्ने कोरे हैं उसके,
दोस्तों पता है क्या हुआ, ये जो हिंदू समाज को इतना नफरत करता है ना, ये इनका छुपा ढका छुपा इतने टाइम से ये लोग सोच रहे थे रखेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 कंडीशंस रखी थी महाविकास आघाड़ी के सामने कि आप लोग हमारी 17 मांगे पूरी कर दीजिए, हम लोग आपको वोट देंगे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ। तो इन्होंने 17 की 17 मांगे एक्सेप्ट की है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपके जो कंडीशंस है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पता है उसमें से कुछ मैं बताता हूं आपको। 10% मुसलमानों को आरक्षण, मुसलमानों को भर्ती करना चाहिए पुलिस स्टेशन में, ठीक है, पुलिस भर्ती में मुसलमानों का अब भरिए। तीसरा है आरएसएस को बैंड करना पड़ेगा। चौथा है 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड को आपको फंड देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जितने भी घर मकान है इसको हटाने के लिए भी आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी जिसके पीछे, पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सोशल मीडिया में जब से आया है ना, तब ये बावेला मचा रहा है, गुस्सा आग बबूला हो चुके हैं हिंदुओं के इस नारे से कि बटेंगे तो कटेंगे। ये पैन इंडिया नारा हो चुका। योगी आदित्यनाथ जी का ये जो नारा है ये पैन इंडिया हो चुका है। आज पब्लिक बोलती है कि भाई हमें आप दिखाते हो कास्ट सेंसस में बांटेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे पूरे भारत में। मजाक बना के रखा है क्या? हिंदुओं को आप जातियों में बांटोगे, कितनी किसकी प्रॉपर्टी है ये सब देखोगे, सब नवरे बैठे हैं क्या? हिंदुओं को बांटने की राजनीति अगर कोई कर रहा है ना दोस्तों, तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबको जातियों में बांटो और राज करो। राज करके गद्दी पाने के चक्कर में आपको जो वादे करने हो कर लो। यही वादे, झूठे वादे कर करके ये लोग कर्नाटका में सरकार बना गए, हिमाचल में बना चुके, तेलंगाना में बना चुके। मोदी जी यही पूछ रहे हैं, योगी जी यही पूछ रहे हैं, अमित शाह जी यही पूछ रहे हैं, और बीजेपी के ही नहीं सारे वोटर यही पूछ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के कि आपकी जहां जहां सरकारें हैं कांग्रेस की, कितने वादे पूरे किए। तब इनकी मुंह बंद हो जाती है, तब बोलती है अरे तुम बीजेपी के सपोर्टर हो, ऐसे सवाल मत पूछो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 1-1.5 महीने पहले जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा था कि भाई मैं 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा। क्यों कहा था? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने में लाले पसीने छूट रहे हैं, इनके लाले पड़ रहे हैं। तो ये हाल है। मोदी जी, अमित शाह जी यही कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी यही कह रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी का ये जो कांग्रेस का घिनौना एक सच है, जो पर्दे के पीछे से ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के साथ डील साइन कर ली और हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा नारा दिया है कि सब इनका जो राजनीति है खत्म हो जाएगी कांग्रेस की। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी बटिए मत, एक रहिए, किसी की मजा लेंगे, फिर आपको काटने की कोशिश कर सके, आपको दबा सके, एक हो जाइए। ये नारा से कांग्रेस डर रही है। यही नारा से हरियाणा के चुनाव में ये नारा बहुत काम आया था बीजेपी को भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अजीत दादा की। अजीत दादा 53 सीट में लड़ रहे हैं महायुति की तरफ से। दोस्तों ये 53 की 53 सीटें में वो खुद अपना कैंपेन देख रहे हैं। कोई बीजेपी के स्टार प्रचारक, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, कोई नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अजीत पवार को यह डर है कि उनके जो कोर वोटर है वो नाराज ना हो जाए। भाई वो ऐसे ही नाराज है। आप लोग बीजेपी के जो एंटी बीजेपी वोट्स है ना, वो कभी बीजेपी को वोट देना नहीं चाहेंगे। जबकि बीजेपी के वोटरों ने यही गलती की थी कि अजीत दादा को वोट नहीं दिया था लोकसभा में, जिसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा था अच्छा खासा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को। लेकिन इस बार बीजेपी के जो वोटर है वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट खामियाजा बीजेपी ने ही भुगता था सेंटर में। बीजेपी की ताकत थोड़ी कम हो गई, अब वो गलती नहीं करेंगे। महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र किसी ऐसे के तैसे के हाथ में नहीं सौंपेंगे बीजेपी के वोटर। पूरी जान झोंक देंगे वोट देने के लिए, सब निकलेंगे। और चाहे वो अजीत पवार को ही क्यों ना वोट देना पड़े, उसके ही कैंडिडेट को वोट क्यों ना देना पड़े, एक बार को दे देंगे वो।
डर अजीत दादा को ये है कि भाई उनके जो कोर वोटर नाराज बैठे हैं वो देंगे क्या? ये लोकसभा में किसी ने नहीं दिया था, ज्यादा नहीं दिया था इनको, क्योंकि एंटी बीजेपी वोटरों का नैरेटिव ये है कि हम खाली कुर्सी को भी वोट दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी शिवसेनी के नेशनलिस्टिक व्यू रखने वालों सबको व्यू ये है कि खाली कुर्सी को दे देंगे, बीजेपी के सिवाय किसी को नहीं देंगे, बीजेपी को ही देंगे, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस एनसीपी ये लोग को नहीं देंगे, इंडिया अलायंस को। तो अजीत दादा क्या लायबिलिटी है या एसेट है ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अजीत पवार ने ये बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ एक बयान दिया कल, कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे उत्तर प्रदेश में चल सकता है, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की? कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, ये जबरदस्ती का बोल दिया उन्होंने अपने वोटरों को लुभाने के लिए। खैर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हमें पता चलेगा अजीत दादा की स्ट्रेटेजी काम आ रही है कि नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है महाविकास आघाड़ी में, वो लायबिलिटी है भाई, वो अपनी पार्टी महाविकास आघाड़ी के लिए लायबिलिटी बन के आएंगे, आप लिख के ले लीजिए। क्यों? शिव सैनिक जो वोटर थे ना पिछली बार, वो नेशनलिस्टिक व्यू देखे, पिछली बार ये बीजेपी के साथ में थे इसलिए वो वोट मिला था इनको। फिर इनके जो नेशनलिस्टिक व्यू रखने वाले वोटर है ना, इस बार वोट नहीं देंगे। इन्होंने जो गद्दारी की, बाला साहब ठाकरे की प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजी को ठुकराते हुए इन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, खुद की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो अब वोटर भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनका सारा वोट इस बार एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी को ही जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, एंटी बीजेपी वोट जहां से उद्धव ठाकरे लड़ेंगे वहां से कुछ मिल सकता है इनको, लेकिन जो शिव सैनिक पुराने थे उन सब का वोट तो ट्रांसफर होने वाला है इस बार, क्योंकि वो आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बॉस, कहीं पे भी। भले 10 रुपए 5 रुपए महंगा हो गई कोई सामान, उससे कोई बीजेपी के वोटर 5 रुपए महंगा हो गया इससे फर्क नहीं पड़ता। वो देश के साथ आइडियो नेशनलिस्टिक व्यू लेके रखते हैं। और बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी रामबाण की तरह काम आएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस आज इसीलिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे का फ्रस्ट्रेटेड बयान दिखाई दिया, जब फ्रस्ट्रेटेड होके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के इन्होंने जो बयान दिया है ना, वो यही था, फ्रस्ट्रेशन ही था। और उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उसका अस्तित्व क्या होगा ये मुझे लगता है कि भाई आखिरी टेस्ट है उनकी पार्टी का। अगर सही से सीट नहीं मिले ना तो भाई उद्धव ठाकरे का हाल बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी बात यह है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ चुके हैं भाई साहब ग्राउंड पे। असदुद्दीन ओवैसी 16 सीटों पे लड़ रहे हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जहां पे है वो अपने मुस्लिम लोग से बात कर रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के बहकावे में मत आओ, 70 साल से कुछ नहीं किया इन्होंने, आपके वोट खाए, खाली आपको वोट बैंक बना के रखा है। मुसलमानों के हक की बात हम करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, तो आप हमें वोट दीजिए। तो कांग्रेस को इसका भी डर है कि मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए। तो इस बार महाविकास आघाड़ी पीछे ही चल रही है दोस्तों, हर जगह से ही घेरे गए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग जगह पे एक ही वक्त में कैंपेन कर रहे हैं, तो इनकी आउटरीच ज्यादा हो रही है कंपेयर टू महाविकास आघाड़ी। शरद पवार बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं कि वो अपना जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वो बेल्ट नहीं छोड़ रहे, अपने कोर वोटर के साथ में वो उनको सीट मिल सकती है, मिलेगी भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत। वो जितने में लड़ रहे हैं उनसे पहले जैसे ट्रैक रिकॉर्ड है, खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार चुनाव अजीत दादा और उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इनकी अस्तित्व पे एक सवाल आ चुका है कि भाई आप लायबिलिटी बन के हो कि नहीं, क्या एसेट हो। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। महाविकास आघाड़ी इस बार मुझे नहीं लगता 125 सीट से ज्यादा ला पाएंगी, ये भी बहुत होंगे उनके लिए। और वही बात करते हैं महायुति की, तो महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी का टारगेट सिंपल है, दोनों मिलके भाई 150 से ऊपर लाने की पूरी ताकत झोंक दो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
एक नाथ शिंदे जी की जहां पे सीट्स है, कैंडिडेट्स है, वहां पे बीजेपी भी लगी हुई है, आरएसएस भी लगी हुई है प्रचार करने में, क्योंकि आइडियोलॉजी हमारी ये एक ही है। एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना और बीजेपी की अलग नहीं है आइडियोलॉजी, वो अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके लड़ते हैं, कूले में कोई ढका छुपा नहीं है। और यही आइडियोलॉजी के जो उद्धव ठाकरे के वोटर्स थे वो सब इसीलिए वोट एक नाथ शिंदे जी और बीजेपी को देंगे। तो मेरा एसेशन दोस्तों ये है, असेसमेंट की बीजेपी और महायुति लीड करते हुए दिख रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। आपको महाविकास आघाड़ी पलड़े, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है या महायुति का? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, आप सभी को वंदे मातरम।